नमस्कार, एमटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिम एशिया में खाड़ी का इस्लामिक देशों के अलावा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से लगे एशियाई देश आते हैं। पश्चिम एशिया के सभी आजाद देशों तब कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। ये सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। शीत युद्धों में जब जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में भारत ने किसी खेमों में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी सब दिखी थी। लेकिन अब इतिहास करवट बदल रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिका के खिलाफ थी और इसी वजह से वो अपने इलाका में भी अलग थलग रहा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब से उसकी दूरी दुश्मनी के हद तक बढ़ गई। ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी गठजोड़ में सऊदी अरब मुख्य रूप से शामिल रहा। लेकिन अब पश्चिम एशिया में नए हलचल है। जो पश्चिम एशिया कम्युनिस्ट विरोधी था, उसी पश्चिम एशिया में कम्युनिस्ट देश चीन अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने की सफल कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब इस राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलता दिख रहा है। बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रजेब ताय्यप एर्दोगान सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी का क्राउन प्रिंस और वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तुर्की गए थे और फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूएई का दौरा किया था। यूएई और सऊदी अरब क्षेत्रीय संघर्ष में वैचारिक रूप से एक मंच पर थे, जबकि तुर्की विरोधी पक्ष में था। 2010 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो एर्दोगान की मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक एक पार्टी ने पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन किया था। एर्दोगान के इस रूप को खाड़ी में राजशाही व्यवस्था के लिए खतरे का रूप में देखा गया था। सऊदी और यूएई एर्दोगान के इस रूप से खफा थे। ऐसे में क्षेत्रीय टकराव में यूएई और सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ ही रहते थे। तुर्की ने 2017 से 2021 तक कतार के खिलाफ सऊदी और उससे सहयोगी देशों की नाकाबंदी का विरोध किया था। 2016 में तुर्की में नाकाम सेना तख्तापलट के लिए भी एर्दोगान ने यूएई पर उंगली उठाई थी। पिछले महीने ही सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद अपनी पत्नी अस्मा अल असाद के साथ यूएई गए थे। 2011 में सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ था तब सऊदी अरब की तरफ यूएई में विद्रोही के साथ था और दोनों देश चाहते थे कि राष्ट्रपति असद कुर्सी छोड़ दे। राष्ट्रपति बशर अल असद शिया मुस्लिम है और सीरिया की बहुसंख्यक आबादी सुन्नी है। लेकिन पश्चिम एशिया में जो अभी वयार वह रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि शिया और सुन्नी की दीवार भी गिर जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सऊदी अरब सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को 19 मई से रियाद में शुरू होने जा रहे अरब लीग समिट में बुलाने जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई के रूप से साफ है कि सीरिया अपने इलाका में 2011 का बाद से जो अलग थलग पड़ा था उसका अंत होने जा रहा है। 2011 में सीरिया संकट के कारण ही अरब वर्ल्ड में आपसी मतभेद बढ़ा था। 2011 में भी सीरिया को अरब लीग से बाहर कर दिया गया था। तब पश्चिम का देशों का साथ अरब का देश भी सीरियाई राष्ट्रपति का बहिष्कार कर रहे थे। रमजान के महीने में ही दोनों देश एक दूसरे को वहां अपना दूतावास फिर से खोल सकता है। 2015 से यमन में सऊदी अरब और ईरान समर्थित हुती विद्रोही की खूनी जंग चल रही है। अब इसका भी अंत होता दिख रहा है। 8 अप्रैल यानी शनिवार को सऊदी और ओमानी वार्ताकार यमन की राजधानी सना पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि ईद के पहले यमन में युद्ध के अंत की घोषणा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौता तैयार है। शुरुआत में युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाएगा, कैदियों को छोड़ा जाएगा और फिर सना एयरपोर्ट को खोला जाएगा। यमन के खिलाफ नाकाबंदी भी खत्म होगी ताकि उसे पोर्ट तक पहुंच मिले।
इसके बाद यमन से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होगी। सऊदी अरब के हाल के फैसले को देखकर संकेत मिलता है कि वो अमेरिका के मनहत काम करने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब अब बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहा है और वो अमेरिका की परवाह किए बिना बेधड़क फैसला ले रहा है। सऊदी अरब पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और ईरान से शत्रुता खत्म करने में लगा है। ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब नाटकीय रूप से अपनी गलतियां ठीक कर रहा है। सऊदी पुराने प्रतिद्वंदियों से मेल जोल बढ़ा रहा है, नए दुश्मनों से बदता कर रहा है और महाशक्तियों के बीच संतुलन बना रहा है। सऊदी ये सारी कोशिश अपनी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कर रहा है। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से चलाता है और डिप्लोमेसी के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने में कामयाब रहता है, तो पश्चिम एशिया पर इसका गहरा असर पड़ेगा। सालों तक सऊदी अरब की विदेश नीति में ईरान में शत्रुता प्रमुखता से रही। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाका में युद्धों को बढ़ावा मिला। मिसाल के तौर पर पश्चिम एशिया में सीरिया का साथ केवल ईरान रहा, जबकि सऊदी अरब अपने खाड़ी का सहयोगियों के साथ बशर अल असद के खिलाफ रहा। तुर्की भी पश्चिम का साथ बशर अल असद के खिलाफ था। रूस बशर अल असद का साथ था। रूस और ईरान के समर्थन से असद सीरिया में विद्रोही को हराने में कामयाब रहा। यमन में सऊदी का हस्तक्षेप हुती के राजधानी सना से हटाने में नाकाम रहा, यहाँ तक कि हुती सऊदी के भीतर ड्रोन से हमला करने लगा। इधर पश्चिम एशिया में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ है? भारत के हित पश्चिम एशिया में व्यापक रूप जुड़े हुए हैं। यूएई और सऊदी अरब भारत के तीसरे और चौथे सबसे बड़े कारोबारी साझेदार है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया पर भी निर्भर है। भारत के करीब 90 लाख लोग खाड़ी के देशों में काम करता है और अरबों डॉलर कमाकर वापस भेजता है। चीन वहां बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया उद्यान केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्र भी मानता है कि पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली है। पत्र कहता है, मुझे लगता है कि सऊदी और ईरान का बीच भरोसा बहाल होना मुश्किल है। ईरान फलस्तीन में हमास का समर्थन करता है, सऊदी बिल्कुल खिलाफ है। ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ भी दिखता है और सऊदी को ये पसंद नहीं है। शिया और सुन्नी की दीवार भी इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी नजर और समझ रखने वाली अमेरिका की डेलवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकद्दर खान कहता है कि भारत को सोचना चाहिए कि जो काम चीन वहां कर रहा है उसे वो क्यों नहीं कर पा रहा है। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्रों में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार मुकद्दर खान की इस बात से सहमत नहीं है कि भारत बेखबर है। राजन कुमार कहता है, भारत अपने स्तर पर कई कोशिश कर रहा है। हर देश की अपनी सीमा होती है। हम हर मामले में चीन से बराबरी नहीं कर सकता है। चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा फैसला है। ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराने का समझौता जब चीन ने कराया था तो भारत की बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया आई। भारत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची कहता है, पश्चिम एशिया के कई देश से भारत का अच्छे संबंध है। इस इलाका में भारत का गहरे और स्थायी हित है। भारत हमेशा से संवाद और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाने की वकालत करता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।